नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसके पात्र कभी ना कभी हम सभी बनते हैं, बन जाते हैं। मैं कहानी की शुरुआत करता हूं अपनी पत्नी के साथ हुई बातचीत से। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उसे जयपुर जाना है। मैंने उससे पूछा, अचानक जयपुर क्यों? तो उसने धीरे से कहा कि सलोनी की शादी तय हो गई है, इसलिए। मैं फिर बुदबुदाया, तो क्या सलोनी की शादी जयपुर में है? नहीं बाबा, शादी में पहनने के लिए वो वहां से लहंगा खरीदना चाहती है। पर शादी तो अगले महीने है और लहंगा तो दिल्ली में भी मिलता ही होगा, मैंने कहा। उसके लिए जयपुर जाने की क्या जरूरत है? अब पत्नी महिला और पुरुष पर आ गई। ओह, तुम मर्द लोग को समझते ही नहीं। उसे कोई खास डिजाइनर लहंगा पसंद है, उसने बहुत पहले से तय किया हुआ है। वो लहंगा करीब 3 लाख रुपए का है। उसकी शादी है, उसके अरमान है। वो मुझे साथ ले जाकर उस लहंगे को दिखाना चाहती है, मुझसे पसंद करवाना चाहती है। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं चौंका। 3 लाख रुपए का लहंगा? मेरी पत्नी मेरी फटी आंखें देखकर हंसने लगी। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? 3 लाख का लहंगा तो कुछ भी नहीं है। आजकल तो शादी में लहंगे बहुत महंगे होते हैं। 10 लाख का लहंगा भी लड़कियां खरीदती हैं। वो तो मैं ही तुम्हें मिल गई जिसने 1000 रुपए की साड़ी में खुशी खुशी तुमसे शादी कर ली है, इसलिए तुम्हें लहंगे का दाम ही नहीं पता। पत्नी ठीक बोल रही थी। मुझे सचमुच लहंगे का दाम नहीं पता। वो ये भी सच बोल रही थी कि उसकी शादी 1000 रुपए वाली साड़ी में हो गई थी। सचमुच मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि शादी में 3 लाख का लहंगा भी कोई खरीदता होगा। खैर, आपको बता दूं कि सलोनी मेरी परिचित की बेटी है। सलोनी मेरी पत्नी को बहुत मानती है, इसलिए वो अपना लहंगा पसंद कराने के लिए उसे जयपुर ले जाना चाहती है। कुछ दिन पहले ही सलोनी की शादी की तारीख तय हुई है और अगले महीने उसकी शादी है। मैंने पत्नी से पूछा कि शादी का जो लहंगा होता है उसे लड़कियां दोबारा कब पहनती हैं? पत्नी थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने धीरे से कहा, वैसे तो ध्यान से सोचो तो सचमुच उसे दोबारा पहनने का मौका नहीं आता। फिर इतने महंगे लहंगे का क्या तुक है? ओह, पत्नी बहुत चौंकी। फिर उसने कहा कि हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं। शादी का लहंगा एक भावनात्मक मुद्दा है, तुम इसे कहानी में मत ढूंढो। लो जी, बात संजय सिन्हा की कहानी तक पहुंच गई। मुझे यही याद आया कि मेरे पिताजी एक बार अपने दफ्तर से एक नई डायरी लाए थे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे भी ऐसी डायरी चाहिए। पिताजी ने मेरी ओर देखा और पूछा कि तुम डायरी का क्या करोगे? बात सही थी। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं डायरी का करूँगा क्या। तब मैं स्कूल में पढ़ता था और मेरे लिए उस डायरी की क्या उपयोगिता हो सकती थी। लेकिन वो डायरी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरे मन में वो बात बिल्कुल बैठ गई थी कि डायरी अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं इसमें ये लिखूंगा, वो लिखूंगा। इस डायरी का कवर इतना सुंदर है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। मैंने पिताजी से कहा कि अगर आप मुझे ये डायरी दे देंगे तो मैं रोज इसमें कुछ ना कुछ लिखूंगा। पिताजी थोड़ी देर तक मेरी ओर देखते रहे, फिर उन्होंने वो डायरी मुझे दे दी। डायरी मुझे मिल गई, मानो सारा संसार मुझे मिल गया। मैंने उस डायरी के कवर के नीचे अपना नाम लिखा। डायरी पाकर मैं सोचने लगा कि इसमें पहले दिन क्या लिखूं। तारीख थी 1 जनवरी। मैं बहुत सोचा, पर मुझे बार बार लगता कि इतनी सुंदर डायरी है, इसमें कोई फालतू चीज़ लिखकर इसे बर्बाद नहीं करूंगा। पर उस दिन मैं ऐसा कुछ लिख ही नहीं पाया और 1 जनवरी का वो पहला पन्ना खाली रह गया। मुझे वो डायरी इतनी पसंद थी कि मैं उसे अपने साथ लेकर बिस्तर पर सोता था। तकिया के नीचे डायरी रखता, सोचता कि कल इसमें कुछ ना कुछ लिखूंगा। मेरा यकीन कीजिए, वो कल कभी नहीं आया। वो डायरी खराब ना हो जाए इसलिए मैंने उसमें कभी कुछ लिखा ही नहीं और पूरा साल बीत गया। साल बीत जाने के बाद भी मैं काफ़ी दिनों तक उस डायरी को संभाल कर रखे रहा। पर एक दिन मुझे लगने लगा कि अब तो ये डायरी पुरानी हो गई है, अब मैं इसका क्या करूं। एक ऐसा वक्त आया जब मैंने उस डायरी को बिना एक पन्ना लिखे कबाड़ी वाले को दे दिया। अब जब याद ही करने बैठा हूं तो माँ की बनारसी साड़ियों की भी खूब याद आ रही है। मुझे याद आ रहा है कि मेरी माँ के पास कई बनारसी साड़ियाँ थीं। माँ अक्सर उन साड़ियों को बक्से से बाहर निकालती, उन्हें देखती, तह लगाती और कहती कि ये साड़ी संजू की शादी में पहनूंगी, ये फला त्यौहार पर पहनूंगी, ये फला फंक्शन पर पहनूंगी। माँ सारी ज़िंदगी उन साड़ियों को संभालती रही और एक दिन माँ बीमार हो गई और उनमें से एक भी साड़ी वो नहीं पहन पाई। सारी की सारी नई साड़ियाँ पड़ी रह गईं। मुझे याद है, शायद मैंने पहले कभी जिक्र किया हो इस बात का, कि माँ के जाने के बाद वो सारी साड़ियाँ रिश्तेदारों के हाथ लग गईं और उन साड़ियों को काट कर किसी ने अपने लिए ब्लाउज बनवा लिया, किसी ने उसके पर्दे सिलवा लिए। मैं यादों में डूबा था। पत्नी ने मुझे टोका, कहाँ खो गए हो?
ओह, कुछ याद कर रहा था। मैं थोड़ा झेंपता हुआ अपनी पत्नी से कह रहा था कि तुम जयपुर चली जाओ, मुझे तुम्हारे वहाँ जाने पर कोई आपत्ति नहीं, पर तुम सलोनी को समझाओ कि कुल 2 घंटे के लिए 3 लाख का लहंगा खरीदने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे तो यह भी लगता है कि शादी ब्याह के मौके पर किसी का ध्यान किसी के कपड़े पर जाता ही नहीं है। दुल्हन लाल साड़ी पहनी है या पीला लहंगा, इस पर किसका ध्यान जाता होगा? शादी ब्याह में तो हर किसी की नज़र अपने कपड़ों पर होती है, और अगर उसे लहंगा ही लेना हो तो थोड़ा सस्ता सा ले ले। उस 3 लाख रुपए से लहंगे को ना दोबारा पहनेगी ना फेंकते बनेगा उससे। वो लहंगा शादी के बाद उसके बक्से में कैद हो जाएगा। फिर वो कुछ दिनों तक उस बक्से से निकाल कर कभी कभी उसे देखेगी कि ये उसकी शादी का लहंगा है। 3 लाख का लहंगा है और उसे दोबारा बक्से में वापस डाल देगी। मेरी पत्नी मेरी ओर देखती रही, मैं सोचता रहा, यही सच है कि हम सभी ऐसी चीज़ों की चाहत रखते हैं जिसकी दरअसल हमें उतनी ज़रूरत नहीं होती। पर जानते हैं सच क्या है? सच ये है कि चीज़ चाहे जितनी अच्छी हो, अगर उसकी ज़रूरत नहीं, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं, तो वो चीज़ एक दिन लाल डायरी बन जाती है, बनारसी साड़ी बन जाती है। हमें अपनी ज़रूरतों के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसकी वास्तव में हमारी ज़िंदगी में कितनी उपयोगिता है। सिर्फ वैभव प्रदर्शन करने के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ कुछ अलग नज़र आने के लिए हमें इस तरीके का कोई काम नहीं करना चाहिए जिसे कि हम सचमुच बर्बादी कहते हैं। मेरी इस कहानी में एक छोटा सा संदेश छिपा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग उस संदेश को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊँगा एक नई और बेहद खास कहानी लेकर। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दीजिए। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।